हेलो एंड वेलकम टू वार ऑफ एस्पायरेंट्स। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अर्थात राजनीति शास्त्र की कक्षाएं। और पॉलिटिकल साइंस में जिस पेपर टाइटल की क्लासेस हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम इन क्लासेस में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसी में कंप्लीट क्लासेस आपको मिलती चली जाएंगी। आज ही हमारी पहली क्लास है और आज इस पहली क्लास को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यदि आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आती है तो अब वो समझ आना शुरू हो जाएगी। और इन क्लासेस को हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेती हैं, और फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, हर यूनिट के हिसाब से। कहने का मतलब हर यूनिट में से सारे के सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो पहले पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना है, और इसी तरह फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आना है वो अच्छी प्रकार से एमसीक्यू को तैयार करें, और जो यूनिवर्सिटी डेस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा लेंगी उनके लिए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मैं एमसीक्यू को केवल टिक नहीं कराऊंगा कि क्वेश्चन आता जा रहा है उसका आंसर बताते जा रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इन क्लासेस में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस को कवर करने वाले हैं। और लैंग्वेज का कोई बैरियर है नहीं, ये क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस पर आने से पहले एक बार ना सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अब बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कुल मिला के 8 यूनिट हैं, जहां पहली यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति अर्थात बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आप ये पढ़ते हो कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से भारत के वो राष्ट्रीय आंदोलन थे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के मार्ग को आसान बनाया, और इन्हीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आप यहाँ अलग से कुछ टॉपिक और देख पा रहे हैं, ये वाले भारतीय राजनीतिक परंपरा के विशिष्ट लक्षण, विशेषताएं, धर्म, राजधर्म, नीति शास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय और गणसंघ। तो दरअसल है क्या, एनईपी के तहत कुछ यूनिवर्सिटी में यूनिट 1 में ये सिलेबस भी है, ये वाले टॉपिक हैं यूनिट 1 में। लेकिन यहाँ से प्रश्न ना के बराबर आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए नहीं है। जिन विश्वविद्यालयों के सिलेबस में ये है उनके लिए भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा जो पहले परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो मैंने इस चीज को इसलिए मेंशन किया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज के यूनिट 1 में सिलेबस में ये टॉपिक भी हैं। उसके बाद यूनिट 2 है और उसमें आपको पढ़ने होंगे संवैधानिक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और इसके अलावा संविधान या फिर संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसके अलावा भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। अभी मैं यहाँ सिलेबस की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने ही वाला हूँ आपको। ये तो बस हम सिलेबस का ओवरव्यू देख रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। अभी आप इसकी व्याख्या पर मत जाइए क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं कराने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर अच्छी प्रकार से समझिएगा। और इसके बाद जो यूनिट 3 है उसमें है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनिट 4 में है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की मूल संरचना या कह सकते हैं मूल ढांचा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या किसी यूनिवर्सिटी में इसी बात को थोड़े कम वर्ड्स में इस तरह से सिलेबस बता दिया जाता है, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। बात सारी यही है, बस यहाँ पर वर्ड्स कम है। और इसके बाद यूनिट 5 में होगा संघ की कार्यपालिका और संघ की विधायिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, और इसमें आपको राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर, या कुल मिला के सभी को कह सकते हैं पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट 6 में राज्य विधायिका और कार्यपालिका, जिसमें विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियां और उनके कार्य तथा उनके बीच संबंध, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जिसमें पढ़ना है लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, देयर पावर्स, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। और यूनिट 7 में न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की संरचना, शक्तियां और क्षेत्राधिकार, और इसी में रिट, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका यानी पीआईएल और न्यायिक सुधार। और यूनिट 8 में केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध को ही कहा जाता है भारत में संघवाद यानी फेडरलिज्म, और इसमें आप पढ़ेंगे प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्व के लिए विशेष प्रावधान। इसके अलावा चुनाव आयोग की संरचना और उसकी कार्य और शक्तियां, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो कुल मिला के ये सिलेबस है आपका। और
और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिट वाइज हम क्लासेस करते जाएंगे। मैं आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो पहले परीक्षाओं में आ भी चुके हैं और जिनके आने की संभावना भी है। कुल मिलाकर ये आपके सिलेबस का ओवरव्यू है। ये सिलेबस इसलिए बताना पड़ा जिससे कि आप फटाफट इस पर एक नजर डाल लें और आपको पता चल जाए कि पढ़ना क्या है। तो चलिए अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? विच मुस्लिम लीडर जॉइंड द होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान और अबुल कलाम आजाद। तो एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग थी उसमें शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इतने से काम नहीं चलना है, हमें चीजों को अच्छी प्रकार से समझना है। केवल क्वेश्चन का आंसर देखने से कुछ नहीं होगा भाई, इससे रिलेटेड चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब यदि इसी से घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई तो क्या करोगे फिर? या आपसे पूछ लिया होम रूल लीग का मतलब क्या है या इस होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो फिर क्या करोगे? इसलिए केवल आंसर टिक करने से कुछ नहीं होना है। तो इसलिए हम चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है होम रूल लीग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होम रूल लीग क्या थी। व्हाट वाज द होम रूल लीग? तो ये जो होम रूल लीग था ये एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था जो बना ही किन किन शब्दों से है? होम और रूल। होम का मतलब होता है घर और रूल का मतलब होता है शासन। और घर का शासन यानी अपना खुद का शासन। तो कहने का मतलब होम रूल एक आंदोलन था जिसका सीधा सा मतलब है स्वशासन यानी स्वयं का शासन या अपना राज। और ये होम रूल लीग आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, 1916 में ये शुरू हुआ। अब बात ये आती है कि इस आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, क्यों ये शुरू किया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों से ये मांग करना कि भारत का शासन भारतीयों के हाथ में दिया जाए और भारत अपने मामलों में खुद फैसले कर सके, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहे। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश दैट द गवर्नेंस ऑफ इंडिया बी हैंडेड ओवर टू इंडियंस, कि भारत का शासन तो भारतीयों के हाथों में दे दिया जाए जिससे कि इंडिया शुड बी एबल टू मेक इट्स ओन डिसीजंस, जिसे भारत अपने मामलों में खुद फैसले ले सके बट रिमेन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, इस होम रूल लीग की शुरुआत किस किसने की? तो याद रखिएगा इस आंदोलन से संबंधित दो प्रमुख नेता थे। एक तो थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने तो अप्रैल 1916 में पुणे और बंबई में अपने होम रूल लीग की शुरुआत की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में, जो वर्तमान में है चेन्नई, उसमें अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। तो होम रूल लीग से जुड़े दो प्रमुख नेता कौन से हुए? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और इन दोनों संगठनों को मिलाकर ही इस आंदोलन ने असली ताकत पाई। अब यहाँ पर सेम चीज इंग्लिश में है जो मैंने आपको भी हिंदी में समझाया कि इस मूवमेंट के दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, दो प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग स्टार्ट की अप्रैल 1916 में पुणे और बॉम्बे में, और एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग स्टार्ट की कहां पर? मद्रास में, जो है आज का चेन्नई। एंड द मूवमेंट गेन्ड स्ट्रेंथ बाय कंबाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशंस। यहां मैं आपको जो भी चीज समझाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के ही सदस्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ मेंबर ऑफ बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही होम रूल यानी स्वयं का शासन मिलना चाहिए। भारत वैसे तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे लेकिन यहाँ का शासन वो स्वयं चलाए। ही बिलीव्ड दैट इंडियंस शुड गेट होम रूल यानी सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसका पूरा नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना समर्थन दिया और इसमें सक्रिय रूप से वो शामिल हुए। ही गेव हिज सपोर्ट टू एनी बेसेंट्स ऑल इंडिया होम रूल लीग एंड बिकेम एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में यानी स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? पहला ऑप्शन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमार सोनार बांग्ला। द थीम सॉन्ग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल वॉज अमार सोनार बांग्ला। दूसरा ऑप्शन है, सईद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। तीसरा ऑप्शन है, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। गणपति एंड शिवाजी महोत्सव बिकेम अ मीडियम ऑफ द मूवमेंट। और चौथा ऑप्शन है, 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली। द सूरत स्प्लिट इन 1907 लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, एक एक कथन को लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहले है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमार सोनार बांग्ला। द थीम सॉन्ग
ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल वाज अमर सोनार बांग्ला। तो इसके बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा था और यह गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में एकजुटता और राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। ये सॉन्ग लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और इट बिकेम ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म। एकजुटता और राष्ट्रवाद का सिंबल बन गया इन बंगाल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट और फिर बाद में यही अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इट लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो कहने का मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमर सोनार बांग्ला। अब दूसरा ऑप्शन था सैयद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। तो ये जो सैयद हैदर रजा थे ये एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया और खूब प्रचार किया। हालांकि जो सामान्य इतिहास की किताबें हैं उनमें इनका नाम नहीं मिलता है। नॉर्मली आप ऐसे बुक उठाओगे तो इनका नाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप स्पेसिफिक रिसर्च करोगे यानी कहने का मतलब ढूंढने का प्रयास करोगे कुछ क्षेत्रीय किताबों में, कुछ रीजनल बुक्स में, तो उनमें इनका इतिहास मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सामान्य इतिहास की किताबों में इनका नाम नहीं मिलता बल्कि विशेष शोध या क्षेत्रीय इतिहास में इनका नाम मिलता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। भाई क्वेश्चन में हमसे गलत कथन पूछ रहा है और ये दोनों कथन सही निकले हैं। तीसरी स्टेटमेंट है गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए। गणपति एंड शिवाजी महोत्सव बिकेम अ मीडियम ऑफ द मूवमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में इन दोनों त्योहारों गणपति और शिवाजी महोत्सव का उपयोग लोगों को संगठित करने, कहने का मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज करने, राष्ट्रवाद का संदेश फैलाने, स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था एंड पॉपुलराइज द स्वदेशी मूवमेंट। अब यहां से यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, या पूछे गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की तो उसका भी उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब चौथा ऑप्शन आपके सामने है 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली। द सूरत स्प्लिट इन 1907 लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन बात को ध्यान से समझिए, स्वदेशी आंदोलन की नींव तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की लॉर्ड कर्जन ने, तब पड़ी। स्वदेशी आंदोलन की नींव तो उस समय पड़ी जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1907 में तो मात्र कांग्रेस जो थी वो दो दलों में टूट गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का, और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी 1907 में। तो इस 1907 के सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव कहां डाली? इसने नींव नहीं डाली, बल्कि ये तो एकमात्र घटना थी जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ही कथन इसमें गलत है, सही नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। Who said the revolt of 1857 was neither the first nor national nor a war of independence? ऑप्शन है वीडी सावरकर, एसएन सेन, आरसी मजूमदार या बेंजामिन डिज़राइली। तो यहां से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप में से किसी ने फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री ले रखी है तो मैंने एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 की क्लास में ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई थी। भाई हम हिस्ट्री की यूनिट 1 की क्लासेस कर चुके हैं ना, तो वहां मैंने ये बात अच्छी तरह से समझाई थी। आप याद करिए यदि आपने वो क्लासेस ध्यान से देखी हैं तो, और यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं और आपके पास हिस्ट्री है तो उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। वहीं पर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये बात बोली थी आरसी मजूमदार ने, और ये बात मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छी तरह समझाई थी। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह का विश्लेषण किया। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया है हिस्ट्री का कि ये पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा रमेश चंद्र मजूमदार। और अपनी इसी बुक में इन्होंने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण किया है। हिस्टोरियन रमेश चंद्र मजूमदार एनालाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिज बुक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब प्रश्न ये उठता है उन्होंने अपनी इस बुक में क्या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने क्या क्या कहा 1857 के विद्रोह के बारे में? तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो 1857 का विद्रोह था ये ना तो पहला था, क्योंकि इससे पहले भी कई छोटे विद्रोह हो चुके थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल्लोर विद्रोह, ये 1806 में तमिलनाडु में हुआ था। आरसी मजूमदार ने 1857 के रिवॉल्यूशन को कहा नीदर द फर्स्ट because several smaller revolts had taken place before it. For example, Vellore Mutiny in 1806 in Tamil Nadu. और इसी 1857 के विद्रोह को उन्होंने ये भी कहा कि ये ना ही राष्ट्रीय था, नोर नेशनल, क्योंकि ये केवल भारत के एक बड़े हिस्से तक ही सीमित था। ये केवल और केवल उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया के ही कुछ जगहों पर सिमट करके रह गया था, और इसमें सभी वर्गों और क्षेत्रों का सक्रिय समर्थन नहीं था। आरसी मजूमदार ने इसको नेशनल लेवल का विद्रोह नहीं बताया, बिकॉज इट वॉज लिमिटेड टू अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया and did not have the
एक्टिव सपोर्ट ऑफ ऑल क्लासेस एंड रीजन्स। और उन्होंने इस 1857 के विद्रोह को ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना, क्योंकि इसमें शामिल नेताओं के उद्देश्य मोटिव अलग अलग थे और वे मुख्य रूप से अपने पर्सनल और रीजनल इंटरेस्ट की रक्षा कर रहे थे। वे अपने व्यक्तिगत और क्षेत्रीय हितों की रक्षा कर रहे थे, न कि एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता चाह रहे थे। आरसी मजूमदार का यह कहना था कि 1857 ईस्वी के जो नेता थे जो विद्रोह कर रहे थे, उन सबके अपने पर्सनल रीजन थे। जैसे बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने जो विद्रोह किया वो इसलिए किया क्योंकि उनको मुंह से गाय की चर्बी से युक्त कारतूस खोलने पड़ते थे, तो ये एक धार्मिक कारण हो गया। और अलग अलग जगह इसमें शामिल नेताओं ने इस संग्राम में भाग लिया क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत कारण थे। किसी को अपनी रियासत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था, किसी को अपनी जमींदारी को अंग्रेजों से मुक्त कराना था, और इसी तरह के और भी अनेक कारण थे जो व्यक्तिगत थे। ऐसा कहना था आरसी मजूमदार का। इसीलिए उन्होंने 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद अली, अजमल खान, सैयद अहमद और M.A. अंसारी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सैयद अहमद, और सैयद अहमद को ही सैयद अहमद बरेलवी के नाम से जाना जाता है। और ये वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, और इन्हें किस नाम से जानते हैं? सैयद अहमद बरेलवी के नाम से, और इन्हें अक्सर केवल सैयद अहमद भी कह दिया जाता है। द मेन लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट वो सैयद अहमद बरेलवी, हु इज ऑफन सिंपली कॉल्ड सैयद अहमद। लेकिन अब एक बात समझिए, ये वहाबी आंदोलन कब शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, ये बात और समझिए। देखिए, जो वहाबी आंदोलन शुरू हुआ ये 1820 के दशक में शुरू हुआ, अर्थात 1820 से लेकर के 1830 के बीच में शुरू हुआ, और ये भारत में एक इस्लामी पुनर्उद्धारवादी आंदोलन था। ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो बाद में चलकर एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन बन गया। द वहाबी मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1820s was an Islamic revivalist movement in India that later transformed into a political religious movement। और इस आंदोलन का मेन मोटिव क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य ये था, इस्लाम को पश्चिमी प्रभाव से और कुरीतियों से शुद्ध करना, प्योरीफाई इस्लाम फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड सुपरस्टिशंस, या कह सकते हैं मॉल प्रैक्टिसेस। भाई, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आने के बाद इस्लाम के ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ा, तो उसी पश्चिमी प्रभाव से इस्लाम को मुक्त करने और कुरीतियों से शुद्ध करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन इंडिया? पहला ऑप्शन है, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर्स। दूसरा ऑप्शन है, इसमें भारत विरोधी भावनाएं थी। इट कंटेन्ड एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही कारण थे, या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। देखिए, 1927 में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसे कहते हैं साइमन कमीशन। अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटेन में ही एक कमीशन बना दिया जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। अब बात ये आती है, साइमन कमीशन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों इसे बनाया गया, इसका काम क्या था? तो इसका काम ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, 1919 में ही लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी अधिनियम की जांच करना और भारत में संविधान से संबंधित सुधार के सुझाव देना ही इस कमीशन का काम था। इसीलिए इस कमीशन का गठन किया गया कि ये साइमन कमीशन भारत जाएगा और वहां पर जाकर जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसकी जांच करेगा और भारत में संवैधानिक सुधार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में अपने सुझाव देगा, अपने रिव्यू देगा। इट्स जॉब वाज टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो 1927 में बना और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अब जिनको ये कमीशन समझ में नहीं आ रहा, तो कमीशन कोई चीज नहीं होती है। कमीशन होता है लोगों का एक समूह जिसका एक अध्यक्ष होता है और उसमें कुछ लोग होते हैं जो प्रस्ताव लेकर, कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं, और वो लोग ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव लेकर भारत आए। इसी को साइमन कमीशन का भारत आना कहते हैं। तो ये कमीशन 1928 में भारत आया। अब इस कमीशन में कौन कौन था? तो इस कमीशन में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। अब क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम जॉन साइमन था, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। और ये कमीशन जब भारत आया तो इस कमीशन का बहुत पुरजोर विरोध हुआ भारत में। अब बात यह आती है कि इसको अपोज क्यों किया गया, इसका विरोध भारत में क्यों किया गया? इस कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरी की पूरी टीम, सातों के सातों लोग ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे। एक बात बताइए, जिस कमीशन को आप ये कह के भेज रहे हो कि ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच करेगा और भारत में संवैधानिक सुधार के सुझाव देगा, उस कमीशन में भारत का कोई व्यक्ति नहीं है और ये सुझाव देगा भारत में संवैधानिक सुधार के। तो यही सबसे बड़ा कारण हुआ कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 7 के 7 सदस्यों में से पूरी की पूरी टीम ही अंग्रेजों से भरी थी, इसीलिए इस कमीशन का विरोध हुआ। और भारतीयों ने इस कमीशन को एक नाम दिया। भारतीयों ने इस कमीशन को कहा श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन।
और भारतीयों ने इसका रीजन भी बताया। इसको श्वेत कमीशन कहने का तर्क ये था कि जिस देश के भविष्य का फैसला होना है वहां के लोगों को उस कमीशन से बाहर रखना उनके आत्मसम्मान और स्वशासन के अधिकार का अपमान है। इंडियंस कॉल्ड इट द व्हाइट कमीशन, क्योंकि सारे गोरे लोग थे, सारे अंग्रेज थे इसमें, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। एंड आर्ग्यूड दैट एक्सक्लूडिंग द पीपल्स हुज कंट्रीज फ्यूचर वाज टू बी डिसाइडेड फ्रॉम दैट वेरी कमीशन वाज एन इंसल्ट टू देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। और फिर इसी का विरोध करते करते भारत ने नारे लगाए साइमन गो बैक। भारत में जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर्स। यही था साइमन कमीशन के विरोध का कारण। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? विकल्प हैं लियाकत अली खान, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी और यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों में सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधार लाने के उद्देश्य से चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन को चलाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय मुसलमानों में सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कराए जाएं। और इस आंदोलन का जो सबसे मुख्य उद्देश्य वो ये था कि मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन और विज्ञान अपनाने के लिए प्रेरित करना, टू इंस्पायर मुस्लिम्स टू अडॉप्ट साइंस, ताकि वे आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना कर सकें और सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें, सो दैट दे कुड फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न इरा एंड गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज। और शिक्षा के इन सुधारों को करने के लिए फिर सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? उन्होंने शिक्षा से संबंधित सुधारों करने के लिए 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी MAO कॉलेज की स्थापना की। अंडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स ही एस्टेब्लिश्ड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। और ध्यान रखिएगा, यही MAO कॉलेज, यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। दिस MAO कॉलेज लेटर डेवलप्ड इनटू द फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920 व्हिच रिमेन्स अ प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। और इसीलिए सर सैयद अहमद खान को भारतीय मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत यानी पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया? Which battle decided the complete control of the British in India? वो कौन सा संग्राम था, वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत पर अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण होने का फैसला किया? क्या वो पानीपत का युद्ध था? क्या वो चौसा का युद्ध था? बक्सर का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? अब देखिए, इसमें पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध या हल्दी घाटी के युद्ध में तो अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है। बचता क्या है? बक्सर का युद्ध। तो यही इसका सही उत्तर होगा। भाई, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, फिर दूसरा हुआ 1556 में जो अकबर और हेमू की सेना के बीच में हुआ था, और फिर तीसरा हुआ 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। तो इसमें अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है। फिर बात आती है चौसा के युद्ध की, तो ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, यहां भी अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है। और हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ, जो हुआ था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने, और इसमें भी कहीं भी अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था, 1764 में। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था शाह आलम सेकंड अर्थात शाह आलम द्वितीय, जो उस समय मुगल बादशाह था, और इसी के साथ था मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब था, और इन्हीं के साथ एक और था शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। यानी कहने का मतलब एक सेना में थे ये तीनों, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, और इनकी संयुक्त सेना, इनकी जॉइंट सेना लड़ रही थी हेक्टर मुनरो के खिलाफ, जो नेतृत्व कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी अंग्रेजों का। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इन तीनों की संयुक्त सेना, कंबाइंड सेना मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं हरा सकी। हेक्टर मुनरो जीत गया। जब 1764 में अंग्रेज जीत गए बक्सर का युद्ध, फिर उसी के अगले साल 1765 में एक ट्रीटी होती है इलाहाबाद की संधि, और ये किस किस के बीच में हुई? ये हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला के बीच में। यानी एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से, और एक तरफ थे शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला। और इस संधि में और इस ट्रीटी में यह निर्णय लिया गया कि अब पूरे बंगाल में कर वसूलने का अधिकार यानी टैक्स का कलेक्शन करने का अधिकार अंग्रेजों के पास होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते ही अंग्रेजों का बंगाल पर पूरा अधिकार हो गया। और ये बक्सर का युद्ध ही वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने भारत में अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण का रास्ता साफ कर दिया। द बैटल ऑफ बक्सर वाज द डिसिसिव फाइट दैट क्लियर्ड द वे फॉर द कंप्लीट कंट्रोल
ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, इसी से ठीक 7 साल पहले हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। इस प्लासी के युद्ध ने ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी थी। बक्सर के युद्ध ने तो अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया और इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन रखी थी प्लासी के युद्ध ने। जहां प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी, वहीं बक्सर के युद्ध ने उस सत्ता को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला निर्णायक कदम बना दिया, जिसने पूरे उत्तर भारत पर उनके नियंत्रण का रास्ता खोल दिया। The Battle of Plassey was the foundation of British rule in India, and the Battle of Buxar was the decisive step that provided real power to that rule, opening the way for the control over a large part of India. अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द नोवेल आनंद मठ। ऑप्शंस हैं शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदत्त या रविंद्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो आनंद मठ उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि इस आनंद मठ उपन्यास को इन्होंने किस भाषा में लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में इसे लिखा और बंगाली भाषा में इस उपन्यास को लिखा था। और कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है कि आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है। तो ये उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और ये सन्यासी विद्रोह 1770 से लेकर के 1790 के दौरान बहुत ज्यादा सक्रिय था। और इस सन्यासी विद्रोह को सन्यासी और फकीरों द्वारा किसानों और पीड़ित जनता के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया था। ये जो नोवेल है आनंद मठ, इट इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन विच टुक प्लेस बिटवीन 1770 एंड 1790 विच वाज फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बाय सन्यासीज एंड फकीर्स अलोंग विद फार्मर्स एंड ओप्रेस्ड पब्लिक। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया? इन विच रीजन ऑफ बिहार डिड कुंवर सिंह लीड द रिवोल्ट ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857? ऑप्शंस हैं सारण, वैशाली, सासाराम या जगदीशपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। 1857 के रिवोल्यूशन में बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और वो बिहार का कौन सा क्षेत्र था जहां से इन्होंने नेतृत्व किया था? वो था जगदीशपुर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के बिहार में सबसे प्रमुख भारतीय नेताओं में से एक थे। कुंवर सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। ये बिहार में जगदीशपुर के एक जमींदार थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। उस समय शाहबाद जिला हुआ करता था। उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से ही शुरू किया और 80 वर्ष की आयु में भी उनका नेतृत्व इतना जबरदस्त था कि उन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। Even at the age of 80, his leadership was so remarkable that he is called the Lion of Bihar. हालांकि उनकी शुरुआत जगदीशपुर से हुई, लेकिन उनका प्रभाव पूरे पश्चिमी बिहार पर था। Although his movement started in Jagdishpur, but his influence was felt across the entire western Bihar region. अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements about the Nehru report is correct? इसने औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था। It supported dominion status. इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था। इट सपोर्टेड द फेडरल सिस्टम। इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था। इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। और चौथा, यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था। इट वाज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और फिर नीचे कोड में विकल्प दिए गए हैं कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या पहला और चौथा, या पहला और तीसरा, या दूसरा तीसरा चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा। अब आराम से मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, 1928 में। अब बात ये आती है कि ये नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी इसके आने की। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने एक बात का जिक्र किया था कि 1919 में आया था भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद 1927 में आ गया साइमन कमीशन। ये दो ऐसी घटनाएं हुई जिनसे भारत के लोग बहुत ज्यादा निराश थे। भाई साइमन कमीशन आया ही इसलिए था कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको वो रिव्यू करें, उसकी जांच करें और उसमें संवैधानिक सुधार करें। लेकिन उसमें क्योंकि कोई भारतीय सदस्य था नहीं, इसलिए साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। और अब जब साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि यार एक काम करो कि आप लोग खुद ही कोई संविधान बनाकर दे दो, हम उस पर विचार कर लेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय लोग खुद ही अगर कोई संविधान बनाकर दे देते हैं तो हम उस पर फिर विचार करेंगे। अब जब अंग्रेजों ने ऐसा कहा तो फिर कुछ तो एक्शन लेना था भारतीय लोगों को। तो फिर इसी उद्देश्य से 1928 में 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया गया। एक सभी दलों की मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में यह कहा गया कि आप संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करो, एक नमूना तैयार करो, एक ढांचा तैयार करो। और संविधान के उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक समिति बना दी गई, एक कमेटी बना दी गई। और उस कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और उस कमेटी ने ही जारी की नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
मोतीलाल नेहरू। अब इस कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसी का नाम पड़ गया नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में आई। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, 1928 में आई, उस रिपोर्ट में लिखी गई बातों में से कौन सी बात सही है। यहाँ पर पहली लाइन है, इसने औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था। इट सपोर्टेड डोमिनियन स्टेटस। अब आपको यही नहीं समझ आता होगा कि औपनिवेशिक दर्जा क्या है, डोमिनियन स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले इस डोमिनियन स्टेटस और औपनिवेशिक दर्जे को समझिए, सुनिए ध्यान से, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। देखिए, इस औपनिवेशिक दर्जे, इस डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई देश ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा तो होता है, लेकिन उसे अपने अंदरूनी मामलों की आजादी होती है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो जाता है कि कोई देश हिस्सा तो रहेगा ब्रिटिश सरकार का ही, लेकिन अपने इंटरनल मामलों से संबंधित, अपने अंदरूनी मामलों से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब अपने देश की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संसद या कानून बनाने की शक्ति उस देश की होती है, लेकिन उस देश की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी और वहां के डिफेंस यानी उस देश की रक्षा, ये सब चीजें ब्रिटिश क्राउन से यानी ब्रिटिश क्वीन से या ब्रिटिश किंग से जुड़ी रहती हैं। उस सब चीज का डिसीजन ब्रिटिश सरकार करेगी। इसी को कहते हैं किसी देश का डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक दर्जा। ऐसे देशों का जो अध्यक्ष होता है वो तो ब्रिटेन का राजा या रानी होते हैं, प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में, लेकिन अपने इंटरनल डिसीजन वो खुद ले पाते हैं। तो अब बात ये आती है, क्या इसका जिक्र था नेहरू रिपोर्ट 1928 में? जी बिल्कुल। भारतीय नेताओं ने 1928 की नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक दर्जे की मांग की थी। कहने का मतलब पहला कथन हो गया बिल्कुल सही, नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग की गई थी। लेकिन अब इसके बारे में आपको एक और अच्छी सी बात बता दूं, उसके बाद अगले ही साल 1929 में 1929 में कांग्रेस का होता है लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन, जिसमें अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने पहली बार यह कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की, कथन नंबर 2 की। इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया। अब आपको ये नहीं पता होगा कि संघीय प्रणाली क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो चलो जी इसको भी समझ लो आसान भाषा में। देखिए, संघीय प्रणाली उसे कहा जाता है जब किसी देश की सत्ता, किसी देश का संचालन 2 स्तरों से होता हो, 2 लेवल से होता हो। पहला, एक तो केंद्र से यानी सेंटर से, इसको आप यूनियन भी कह सकते हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार, सेंटर की सरकार, और दूसरा होता है राज्य से, स्टेट से यानी राज्य की सरकार से। संघीय प्रणाली वो होती है जब देश की सत्ता 2 लेवल से चलती हो, केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से, और दोनों लेवल का, दोनों स्तरों के अधिकार संविधान तय कर देता हो। दोनों के अधिकारों को, केंद्र सरकार के ये अधिकार हैं, राज्य सरकार के ये अधिकार हैं, उसी को संघीय प्रणाली कहते हैं, फेडरल सिस्टम कहते हैं। जो ये संघीय प्रणाली होती है, जो फेडरल सिस्टम होता है, इसमें दोहरी सरकार होती है। एक सरकार तो पूरे देश के लिए होती है यानी केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार हर राज्यों में अपनी अलग अलग सरकार होती है। और किस सरकार के पास क्या पावर होगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार संभालती है विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी को, डिफेंस को यानी रक्षा को, डाक, टेलीफोन, ये सब चीजें संभालती है केंद्र सरकार। और राज्य सरकार क्या संभालती है, जैसे पुलिस, कृषि यानी खेती से संबंधित चीजें, या स्थानीय शासन, रीजनल रूल। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच में साझा होते हैं, जैसे शिक्षा, शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। इस तरह से आपस में दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, पावर्स का डिवीजन हो जाता है। और इस बात का डिसीजन कौन करता है कि किसके हिस्से में क्या काम होगा, ये डिसीजन करता है संविधान। ऐसे देश में संविधान सर्वोच्च होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, और कौन सा काम किस स्तर का होगा ये संविधान में लिखा होता है। और फिर भी यदि दोनों के बीच में कोई टकराव होता है, विवाद होता है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ऐसे देश में, और वो कोर्ट उसका फैसला करती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि संघीय प्रणाली उसे कहते हैं जहां पर 2 लेवल में सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है और एक राज्य की सरकार जहां पर होती है। जैसे आज अपना भारत है, ये संघीय प्रणाली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो आर्मी, विदेश नीति, रक्षा, डिफेंस इन सबको संभालती है, और हमारे पास राज्य सरकार भी है, जैसे यूपी गवर्नमेंट अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, जो अपने अपने स्टेट की पुलिस, स्कूल, बिजली, पानी आदि संभालती है। और शिक्षा यानी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, ये ऐसे विषय हैं इन पर ये दोनों आपस में मिल करके काम करते हैं। यही होता है फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली। तो अब बात ये आती है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या इस संघीय प्रणाली का समर्थन किया गया? जी हाँ, बिल्कुल। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में केंद्र और प्रांत, प्रांत मतलब राज्य, स्टेट, इनके बीच में शक्तियों का, पावर्स का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। और सीधी सी बात है, जब दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा, यानी कहने का मतलब एक केंद्र की सरकार भी होगी, एक राज्य की सरकार भी होगी, तो प्रणाली कैसी हो जाएगी, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, फेडरल यानी संघीय। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया, ऐसा भी ना हो कि केंद्र बहुत ताकतवर हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि प्रांतों के हाथों में यानी राज्यों के हाथों में ही सब कुछ आ जाए। तो नेहरू रिपोर्ट में इस संघीय प्रणाली का भी, इस फेडरल सिस्टम का भी समर्थन किया गया। तीसरा ऑप्शन है, इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था। इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। अब ये सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली
क्या है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए 1909 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया रिफॉर्म किया, कहने के लिए तो रिफॉर्म था, उसका नाम था मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। अब अंग्रेजी सरकार ने 1909 में यह कर दिया कि मुस्लिमों को अधिकार दे दिया कि वे केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दें और मुस्लिम ही उन्हें चुने। और फिर बाद में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और अन्य समुदायों के लिए भी अलग निर्वाचन की, अलग इलेक्शन की मांग उठी। कहने का मतलब हिंदू अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, मुस्लिम अपने और सिख अपने। यही थी सांप्रदायिक मतदाता प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरेट, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के नाम से। अब बात यह थी नेहरू रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया। तो नेहरू रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि धर्म पर आधारित पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, कि रिलीजन के बेस पर होने वाले इलेक्शन को खत्म किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज किया। इस नेहरू रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर कॉमन इलेक्टोरेट के ही माध्यम से वोट करेंगे, धर्म या जाति के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट की इस बात पर मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई। मुस्लिम लीग के एक बड़े हिस्से ने, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना और उनके समर्थकों ने इस बात का विरोध किया, इस रिपोर्ट का विरोध किया, क्योंकि वे सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए रखना चाहते थे। क्योंकि उन्हें यह लगता था कि कॉमन इलेक्टोरेट में मुस्लिमों की संख्या कम हो जाएगी और उनकी राजनीतिक आवाज दब जाएगी। और यही वो दिन था मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के बाद जब से हिंदू मुस्लिम मतभेद आपस में गहराने लगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहली स्टेटमेंट भी सही, दूसरी भी सही, तीसरी भी सही। ये चौथी गलत है कि ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था, ऐसा नहीं था, बल्कि इसके उल्टा इस रिपोर्ट ने तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। तो कुल मिला के ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अभी इस यूनिट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, पहले ही परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, लेकिन हम क्लास को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, पार्ट वाइज क्लास करते जाएंगे। अब यहीं से अगली क्लास की शुरुआत होगी, यानी क्लास नंबर 2 की। और इसी तरह हम यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते जाएंगे, हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से इस क्लास में समझ में आया होगा। और धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा, ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा, इसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अब आपसे मुलाकात होगी क्लास नंबर 2 में। यदि आपका कोई सुझाव है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि क्लास के रिगार्डिंग कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।